चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। हम लोग कल के पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले हम क्या जाने कि दो चर क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। उसके बाद बोला दो चर वाला रैखिक समीकरण। 8वां 9वां में हम लोग क्या पढ़े हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण, जबकि यहाँ क्या पढ़े हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो पता चला कि ऐसा समीकरण जैसे कि देते 5x + 9 = 0, इसमें एक चर है तो निकलेगा मुंह से कि भाई एक चर। इस पर एक घात है तो एक घात वाले को क्या कहते हैं? रैखिक बोलते हैं। तो बोलेंगे एक चर वाला एक रैखिक। चूंकि बराबरीकरण किया हुआ है तो क्या बोलेंगे कि समीकरण। तो एक चर वाला एक घातीय रैखिक समीकरण, एक घातीय बोल दिए चाहे फिर एक रैखिक समीकरण, ये हो गया। इसका रूप कैसा होता है? ax + b = 0 होता है। पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग। इसका टोटल मान कितना होता है? जैसे कि हम निकालना चाहें कि आखिर x के जगह पे क्या छूटा होगा, जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है अज्ञात मान। अज्ञात मान का मतलब ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। तो 5x, x के जगह पे आखिर क्या छूटा होगा जिसको 5 से गुना करने पर और 9 जोड़ने पर 0 आ जाए। तो पता चला कि x = -9/5 वह संख्या है, यानी कि -9/5 वह संख्या है जिसको 5 से गुना करने पर और 9 जोड़ने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो एक चर वाला एक घातीय समीकरण का टोटल कितना मान निकल सकता है? इसका रूप कैसा होता है? ठीक है, तो इसका रूप ax + b = 0 का होता है और इसमें केवल एक मान निकल सकता है। उसी तरीके से जाने कि जब एक चर के साथ कोई समीकरण हो सकता है तो क्या दो चर के भी साथ कोई समीकरण हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। जैसे कि हम दे दें, ऐसे बोलें कि x + y = 6। हम ऐसा कुछ कहने वाले हैं कि कुछ संख्या ये है और कुछ संख्या ये है। ये भी कोई संख्या क्या है नहीं पता है, ये कोई दूसरा संख्या है, इसलिए दूसरा अचर से हम क्या किए हैं? इसको सिंबल दिए हैं, संकेत में दिए हैं कि ये x है और ये कुछ अलग चीज छूटा हुआ यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ अलग चीज छूटा हुआ। जो चीज यहाँ पे छूटा हुआ और जो चीज यहाँ पे छूटा हुआ, दोनों को जोड़ देने पर कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? एक चर है, इसमें एक चर, दो चर हो गया, एक चर और एक चर, दो चर हो गया। दोनों पर देख रहे हैं कि एक एक घात है, इस वजह से क्या बोलेंगे? दो चर वाला एक घात है तो रैखिक। बराबरीकरण किया हुआ, अगर बराबरीकरण नहीं किया रहता कैप तो बताओ क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। तो यही सब बात है। तो ये व्यंजक हो गया, दो चर वाला क्या हो गया? रैखिक समीकरण हो गया। तो अब सोचो तुम कि क्या छूटा होगा x के जगह पर। यहां पर एगो था तो आप सोच सकते हैं 5x + 2 = 7। आखिर x के जगह पे क्या छूटा होगा? दिमाग लगाइए तो। x के जगह पे क्या छूटा होगा? एक, क्योंकि एक हम देख रहे हैं कि 5 में कुछ गुना किया जाए और 2 जोड़ दिया जाए तो 7 आ जाए। क्या गुना किया जाए 2 जोड़ने पर 7 आ जाए? तो पहले देखेंगे 2 जोड़ने पर, किस में 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है? तो 5 में, यानी कि 5 × 1 होगा + 2 होगा। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल गया? एक वैल्यू एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक वैल्यू होता है। इस वजह से क्या छूटा है तुरंत बता सकते हैं आप। पर इसमें x के जगह पे क्या छूटा होगा और y के जगह पे क्या छूटा होगा? बोलेंगे तो एकदम सिंपल हो सकता है कि x के जगह पे 1 और y के जगह पे 5 छूटा हो। तो आप बोलिएगा कि x का मान 1 हो सकता है और y का मान 5। फिर उधर से दूसरा लड़कन कहेगा कि सर ना, ये तो आप गलत बोल दिए। हो सकता है कि x के जगह पे 2 छूटा हो, y के जगह पे 3 छूटा हो। 4 होता है कि 3 होता है? 4। क्या हो गया? 4 2 6 हो जाएगा। तब फिर बोलिएगा देखिए सर, अभी आप बोले थे 1 और 5 छूटा हुआ, यहाँ तो 2 x के जगह पे 2 और y के जगह पे 4 छूटा हुआ। तो आप बोलिएगा ना, x का मान 2 भी है, 2 है और y का मान 4 है। फिर दूसरा लड़का आवाज देगा, हो ही नहीं सकता है, x की जगह पे शायद 3 छूटा हो और y के जगह पे 3 छूटा हो। फिर देखे अरे ये क्या हो गया? तब बोला ठीक है, यानी कि आप x = 3 और y =
3, यानी कि x की जगह पे 3 छूटा रह सकता है और y की जगह पे 3 छूटा रह सकता है कि नहीं। आगे देखिए, फिर दूसरा लड़का बोलेगा ना ऐसा ना हो सकता है कि x जगह पे 4 और y की जगह पे, अब बोलेगा अभी तो वो रख ही लिए, हम रखे हैं कि y के जगह पे 4 और x की जगह पे 2, जबकि ये क्या कह रहा है x की जगह पे 4 और y की जगह पे 2। फिर बोलिएगा ठीक है 5 और हो गया, खत्म मामला। अब कोई बोल सकता है कि इसके अलावा और कुछ हो? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसके अलावा। क्या ऐसे नहीं बोल सकते हैं हम 12/2 प्लस 12/4 बटे 12/4, x की जगह पे 12/4 छूटा हो, y की जगह पे 12/4 छूटा हो, x की जगह पे 48/16 छूटा हो और y की जगह पे 48/16 छूटा हो। कुछ भी हो सकता है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y का परफेक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं। इस वजह से आप कहिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का टोटल अनगिनत हल होता है। कितना हल होता है? अनगिनत, मतलब इसका कोई गिनती, अनगिनत हल होता है। पता चला अनगिनत हल काहे होता है? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो क्या होगा? अनगिनत हल होगा। पिछले क्लास में ये भी बताएं, क्या बताए थे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए आप एक समीकरण का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला है और एक रैखिक समीकरण भी है, तो एक आराम से पता चल जाएगा। लेकिन जब दो चर आ जाए तो किस समीकरण का जरूरत पड़ता है? 3 चर आ जाए तब 3 समीकरण का जरूरत पड़ता है, 2 चर आ जाए तो 2 समीकरण का जरूरत पड़ता है परफेक्ट मान बताने के लिए। यहाँ पे तो 2 चर दिया है पर एक ही समीकरण दिया है, इसका मतलब आप कोई परफेक्ट मान नहीं बता सकते हैं, इसका अनगिनत हल हो सकता है। बात आए समझ में? शायद ऐसा भी हो जाए, बनाने दो, √2 6√2/2 प्लस 12√2/2, ये भी तो मान हो सकता है। देखिए x के जगह पे अगर आप ये रखते हैं और y के जगह पे ये रखते हैं तो अपने आप ये 6 आ जाएगा। 2 से √2 से √2 12 और -6, तो क्या हो जाएगा? x के जगह पे आप बोलिएगा कि -6 है, y के जगह पे। यहाँ पर पता चल रहा है कि आप x के जगह पे दुनिया का कोई भी नंबर रखिए, बहुत सा नंबर रख सकते हैं, और y की जगह पर भी दुनिया का कोई भी नंबर यानी कि वास्तविक संख्या आप रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? वास्तविक संख्या के समूह में कौन कौन सा आता है बता तो? कैफ, कौन कौन सा आता है वास्तविक संख्या में? आपका प्राकृतिक भी आ जाएगा, कैफ बोल रहे हैं, प्राकृतिक भी आ जाएगा, पूर्ण भी आ जाएगा, परिमेय भी आ जाएगा, अपरिमेय भी आ जाएगा, पॉइंट वाला भी आएगा, जितना भी है सब वास्तविक संख्या का परिवार बन जाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या का परिवार। क्या ऐसे आंसर नहीं आ सकता है? 3.5 प्लस 2.5 हो सकता है कि x के जगह पे 3.5 हो और y के जगह पे 2.5 हो, तो आप तो अनगिनत वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही तो बोल रहे हैं कि अनगिनत हल निकलता है। तो कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण में वास्तविक परिवार से लिया जाए, संख्या किससे लिया जाए? वास्तविक परिवार से, तो आपका अनगिनत हल हो सकता है। अगर वास्तविक के परिवार से लिया जाए कि मतलब कि कुछ भी लिया जाए तो आप अनगिनत हल निकाल सकते हैं। पर अगर हम बोल दें कि प्राकृतिक लिया जाए तब, प्राकृतिक लिया जाए तब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, यानी कि इसका क्या होता है? सीमित हल होता है। इसका क्या हो जाता है? सीमित हल हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है, बोलेगा कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर वास्तविक परिवार से उठाया जाए तो टोटल कितना हल हो सकता है? तो बोलिएगा अनगिनत हल हो सकता है। फिर बोलेंगे प्राकृतिक का परिवार उठाया जाए तब बोलिएगा कुछ सीमित हो सकता है, सीमित है, वो अनगिनत नहीं। चूंकि हम लोग देख लिए प्राकृतिक में
यही ना टोटल प्राकृतिक होता है, एक से लेकर के अनंत तक। और प्राकृतिक में और कुछ बन सकता है नहीं। तो प्राकृतिक आपका ये हो गया और वास्तविक आपका पूरा हो गया। तो अगर वास्तविक संख्या के परिवार से लेते हैं तो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल निकलेगा, जबकि प्राकृतिक संख्या के परिवार से संख्या को लेते हैं x और y का मान, तो आपका क्या निकलेगा, सीमित मात्रा में आपका हल निकल सकता है। आप बोल सकते हैं सीमित रूप से कि चाहे x का 1 y का 5 x का 2 y का 4 x का 3 y का 3 x का 4 y का 2 x का 5 y का 1, इतना ही बोल सकते हैं। लेकिन जब आप वास्तविक संख्या में घुसिएगा तो पता चलेगा कि x की जगह पे 3.5 2.5, x की जगह पे 2.5, y की जगह पे 3.5, कुछ भी हो सकता है। तो अनगिनत हल आपका अगर वास्तविक संख्या के परिवार से है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल हो सकता है। बात आया समझ में? ठीक है, फोटो खींचो। मिटा दे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का वास्तविक संख्या के परिवार से कितना हल बता सकते हैं? अनगिनत। अगर दो चर वाला है और वास्तविक संख्या के परिवार से उस संख्या को उठाते हैं x और y का मान, तब अनगिनत हल हो सकता है। लेकिन अगर प्राकृतिक से उठाएं तब उसका मान सीमित हो सकता है। लेकिन फिर भी आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि वास्तविक संख्या बोल रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल हो सकता है, ये मत लिखे कि वास्तविक संख्या के साथ या फिर प्राकृतिक संख्या के साथ, ये कुछ ना लिखेगा। फिर भी आपको क्या कहना है? अनगिनत हल। क्या कहना है? अनगिनत हल। ठीक है, चलिए खत्म हो गया। आपको समीकरण समझने के लिए कितना हल होता है, कैसा होता है, वास्तविक दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप कैसा होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। तो ऑब्जेक्टिव बनता है कि ना, समझ में आया कैसे हुआ? इसके जगह पे जैसे कि 2x प्लस 5 बराबर 0 है, तो इसको a कह दिए ax प्लस b कह दिए b बराबर, बोले काहे कहें, तो रूप लिखना है आपको। रूप कैसा रूप होता है? हाँ, x के साथ कुछ गुना है, b के जगह पे कुछ है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानने के लिए सीख गए, उसका कितना हल होता है ये जान गए। ठीक है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहचानने का नियम समझ गया, कैसे पहचानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, अगर प्राकृतिक संख्या के साथ बोलेगा तो बोलेंगे सीमित, वास्तविक संख्या के साथ बोलेगा तो अनगिनत, कुछ ना बोलेगा तो भी अनगिनत कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं x प्लस y बराबर 6, यानी कि यहाँ पर भी कुछ संख्या होगा और ये भी कोई संख्या है जिसको अगर जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। हाँ, सवाल करना है। ठीक है, तो x और y बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो आपको पता है कि x जगह पे क्या होगा और y के जगह पे क्या होगा, अनगिनत मान आप निकाल सकते हैं। पर जैसे ही आपको दो चीज नहीं पता है और आपको दो समीकरण दे दे, दूगो क्लू, समीकरण मत समझिए इसको क्लू बोलते हैं अंग्रेजी में, क्लू। अगर हिंदी का होता है क्लू का संकेत या फिर आइडिया बोल सकते हैं इसको। हम एक आइडिया देंगे, बता तो ऐसा कौन कौन सा संख्या है, कौन कौन सा संख्या है जिसको जोड़ने पर 6 आवे, तो बोले बहुत संख्या है, ऐसा कुछ है, बहुत संख्या। अब कितना लड़कन 5 को बोल करके छोड़ देगा, 1 5 1 5 2 4 3 3 4 2 और 1 5 5 1 5 1 ऐसा बोल के छोड़ देगा। पर देखे तो अनगिनत होता है। तो आप अनगिनत मान इसका दे सकते हैं, पर दो क्लू दे दें तो आप खुद में दिमाग लगाइए। इसको क्या करते हैं, 5 कर देते हैं, तब मजा आएगा। अब सोच के बताओ, कैफ और आमरीन या तुम लोग बच्चा सब सोच के बताओ कि कोई दो संख्या है जिसका जोड़ 5 है,
जबकि वही दो संख्या का घटाव 1 आता है। कि ऐसा कौन कौन सा संख्या होगा, सब सोचो, सबको सोचने का। उसको स्पेशल बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ाना ना है, एक्स्ट्रा बनाना। 5 में 4 जाएगा तो पर 5 4 9 हो जाएगा, 3 और 2। तो आप y को 3 रख दीजिएगा, x को होगा। अगर आप x का मान 2 और y का मान 3 रखते हैं तो 2 + 3 5 हो जाएगा, पर 2 - 3 1 नहीं होने वाला, -1 हो जाएगा। इसलिए आप कहिएगा कि x का मान 3 और y का मान 2। कितना आसानी से पता चला। जबकि हम लोग इसको समीकरण बक रहे थे। ये एक तरह का आइडिया, आपको आइडिया बता रहा है कि अगर दो संख्या को जोड़ा जाए 5 और वही दो संख्या का घटाव 1 है, तो आपको पता चला कि शायद ये 3 है और ये 2 है। 3 में से, या फिर ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है। यहाँ पर तो दोनों रिजल्ट बैठ रहा है, पर यहाँ पे 2 और 3 करके देखे तो -1 आ रहा था, जबकि हमको 1 लाना था। इसलिए x को 3 और y को, आपको परफेक्ट पता चल गया कि यहाँ पर x बराबर 3 हो सकता है और y बराबर 2 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। परफेक्ट मान पर चल गया, समझ में आया। अब आप कहिएगा ये भी तो हो सकता है, 3 है तो आप कह सकते हैं 6/2, फिर आप कह सकते हैं 4/2। ये सेम ना है, सेम है कि ना, दुइये तो है ही, अब उसका चेहरा बदल रहा है। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक समीकरण दिया जाता है तो उसमें दोनों चरों का मान आप परफेक्ट नहीं बता सकते हैं। इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है, जबकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक समीकरण दिए और 2 समीकरण दे देते हैं। इस 2 आइडिया से क्या हो जाता है, दोनों चीज परफेक्ट पता चल जाता है कि इसका ये मान है, इसका ये मान हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, इस चैप्टर में जब चैप्टर पढ़िएगा तो पता चलेगा, लिखल रहेगा चैप्टर का नाम एक चर लिखल रहेगा। 2 साल पहले लिखल होगा एक चर वाला, 2 चर वाला रैखिक, क्या चैप्टर लिखा रहता है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म। अब ये युग्म क्या है? युग्म का मतलब हुआ कि यहां आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण का एक समीकरण नहीं देगा, जोड़ा देगा, युग्म जोड़ा, जिससे आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हमेशा आपको क्या देगा, आपको 2 चर छोड़ेगा और 2 गो समीकरण देगा। इसलिए कहते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म, जोड़ा। एक समीकरण ये, एक समीकरण इन्हें दोनों का क्या बन गया, जोड़ा बन गया। ऐसा करने से क्या होता है, दोनों चर का आपको पता चल जाता है। समझ में आया? ठीक है, मिटा दें। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म में से क्या मतलब है, मतलब यह है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का 2 गो समीकरण देगा। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर में एक ही चीज सीखेंगे, 2 चर वाले, क्या सीखने वाले हैं, पूरे चैप्टर में यही एक कहानी रहेगा। क्या सीखेंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हल निकालना। बस ये तो छोटा समीकरण था, तब ना पढ़दवन बोल दिए 3 और 2, ऐसे रह जाता तब। हाँ, सोचते रहो, है ना, थोड़ा मुश्किल। तब इसको कैसे हल करेंगे, तब यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले, पूरे चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालने के लिए, यही 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना है। ठीक है, इसमें भी बहुत तरीका, तरह तरह के तरीका से बनाया गया है और उस तरीके को मात्र पढ़ना है, चैप्टर खत्म।
आपके हर एक तरीके से x का वही मान निकलेगा और y का, ऐसा नहीं कि तरीका बदलने से बदल जाएगा, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसको इस विधि से बनाइए, इसको इस विधि से बनाइए, और नहीं समझ में आ रहा आपको, ना याद है, तो जो विधि याद है उससे बनावेंगे 5 में। हाँ बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन बोलेगा, प्रतिस्थापन याद ना है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हमको याद है दूसरा चीज से बना देंगे। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म देगा और उस युग्म का हल निकालना है। इसको और बेहतरीन बना दे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल निकालना। क्या x और y का परफेक्ट मान निकलेगा यहाँ पे? हाँ, युग्म रहेगा तो परफेक्ट निकलेगा, युग्म नहीं रहता तो परफेक्ट ना निकलता, अनगिनत मान निकलता। तो बताइए 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का के गो हल निकलता है? 2 हल, x और y, है ना? ठीक है, मिटा दें, क्या हुआ, मिटा दें। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करने का बहुत तरीका है। पहला तरीका है, देखो किताब निकालो तो, विस्थापन विधि। क्या है? कुछ भी हो सकता है, विस्थापन विधि। तरीका ऊपर नीचे हो सकता है, सीखना तो सब है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, ये विस्थापन विधि गलत लिखेगा, स्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हो गया, पहला क्या है? पहला तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। प्रतिस्थापन हो गया, लुप्तीकरण हो गया, लुप्तीकरण विधि। वज्र गुणन, तीसरा के बाद चौथा हो गया वज्र गुणन विधि। अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि। निर्णय कैसे हो जाएगा? निर्णय विधि। तो ये 5 तरीके का आपका नियम है जिससे आप क्या कर सकते हैं, x और y का मान 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का निकाल सकते हैं। तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण, वज्र गुणन और अनुपात निर्णय विधि। इसको थोड़ा थोड़ा हम ऐसी बताते हैं ऊपर ऊपर। तुलनात्मक विधि, नाम से पता चल रहा है किसी एक चीज को दूसरे चीज से तुलना करेगा। क्या करेगा? तुलना करेगा। जैसे हम बोलेंगे देख तो हम सैफा के बराबर है, सैफा उसके बराबर है, तुलना हो गया। क्या हो गया? तुलना कर दिए हम। उसके बाद है तुलनात्मक, समझ में आया कि एक चीज के दूसरे चीज से क्या करेगा? तुलना करेगा, तुलना करके बना देगा, खत्म। प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब एक दूसरे का, प्रति का मतलब पूरा भी होता है, ठीक है, प्रति का मतलब प्रत्येक भी होता है, और स्थापन मतलब स्थान को बदलना। तो प्रत्येक के स्थान को बदलना, यानी x के जगह पे y का मान रख देंगे, y के जगह पे x का मान रख देंगे, तो क्या कहला जाएगा? प्रतिस्थापन विधि कहला जाएगा। लुप्तीकरण, इसमें लग रहा कुछ लुप्त करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लुप्तीकरण विधि हो गया। ऐसा लग रहा है कि बोला लुप्तीकरण विधि से बनाइए, यानी कि लुप्त करके बनाना है। और अक्सर आज से पढ़िएगा, 9वां से लेकर के, चाहे आप ग्रेजुएशन का ही नहीं कर लीजिए, आपको एक ही नियम याद रहेगा, लुप्तीकरण विधि। सब भूल जाओगे। ज्यादा इस्तेमाल होता है कौन? लुप्तीकरण विधि। क्या इस्तेमाल ज्यादा होता है कि आंसर अलग अच्छा वाला आता है इसलिए? इसका मतलब ज्यादा आसान। अब प्रतिस्थापन बहुत भारी है, कितना खराब बात है। अरे सब हल्का है। ठीक है, पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। बस के लिए हम दो को बताएंगे, 2 आज, 2 कल, और 1 पूरे लास्ट दिन चलेगा। बड़ा है अनुपात निर्णय विधि। क्या बड़ा? हमको लगता है वज्र गुणन विधि बड़ा, अनुपात से भी ज्यादा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि आज हम तुलनात्मक पढ़ा देते हैं।
तुलनात्मक विधि क्या होता है? अब बाकी 2 गो और उसके बाद फिर 2 गो। ठीक है, देखते हैं। मिटा देते, पहले देखिएगा तुलनात्मक विधि क्या चीज का है। ये तुलनात्मक विधि, तो ये तुलनात्मक विधि जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म का हल निकालने का ये विधि है, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि जैसे क्वेश्चन दिखाओ, एक क्वेश्चन लेते हैं, समीकरणों का युग्म लेते हैं। कौन से समीकरण का युग्म ले ले? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म ले लेते हैं। बोल रहा है किसका हल निकालिए, चाहे आप तुलनात्मक से निकालिए, प्रतिस्थापन से निकालिए, लुप्ति वज्र कुछ से भी निकाल सकते हैं। और हम लोग सीख रहे हैं तुलनात्मक विधि से कैसे निकलता है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण फर्स्ट है, ये आपका समीकरण 2 है। चलिए आप समीकरण फर्स्ट को पकड़िए, 2x + 3y = 19। आप क्या कीजिए, तुम गौर से समझना है, हड़बड़ाना नहीं है। 19 - 3y, आप कह सकते हैं x = 19 - 3y बटे, ये सब समझ में आ रहा है? ये सब समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो पूरा समझ में आना चाहिए था। ये क्या समझ में आना चाहिए था? पूरा। तो आप कह सकते हैं कि x = 19 - 3y बटे 2 होगा। आप ऊपर से उतारिए दूसरा समीकरण, ये फर्स्ट समीकरण का काम हो गया। अब आते हैं दूसरा समीकरण को देखते हैं, 3x + 4y = 26। आप क्या करना चाह रहे हैं? तुलना करना चाह रहे हैं, यानी कि उसमें एक चीज़ तो स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे कि हमारे और आप में तुलना हो रहा है, तो मेरा तो एकदम स्वतंत्र होना चाहिए कि हम क्या हैं, तब ना तुलना करेंगे। तो हम स्वतंत्र में, आप बोलेगा बहुत तेज है, पता है, तब ना तुलना करेंगे कि आप ये हैं ये हैं। तो आपको कोई एक चीज़ को स्वतंत्र करना पड़ेगा कि x असल में ऐसा दिखता है और y असल में ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर x दिखाएं, तो यहाँ पर क्या दिखावेंगे? x से दिखावेंगे। x बराबर 3x बराबर क्या कह सकते हैं आप? 26 - 4y। तो x बराबर क्या कह सकते हैं? 26 - 4y बटे, यानी कि पता चला कि x बराबर ये, फिर बोलिएगा x बराबर ये, यानी कि ये वाला और ये वाला क्या है? लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से। बोलिएगा x बराबर 19 - 3y बटे 2, फिर बोला x बराबर 26 - 4y बटे 3। इसका मतलब 19 - 3y बटे 2 और 26 - 4y बटे 3, ये बराबर होगा। हो गया ना तुलना? बोले कि इसके बराबर, तो ये किसके बराबर हो गया? आपस में बराबर हो गया। यही तुलनात्मक विधि हो गया। हल कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। आखिर तुलनात्मक विधि करने से क्या फायदा हुआ? गौर करो कि समीकरण जो बना एक चर में पहुंच गया। कहाँ 2 चर था, समीकरण कहाँ पहुंच गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण पहुंच गया है। ये तो हम लोग 8वां में सीखे। समझना बस कितना था आपको, 10वां में इतना। जैसे बेसिक कमजोर होता है, लड़कन क्या होता है? पिछड़ते रहता है। देख लो सब 8वां वाला लड़कन समझ में आता है, इसलिए मेहनत करते हैं, मरते रहते हैं। 19 - 3y ऐसे हो जाएगा। क्या ये बताने का चीज़ है? तो बताए हुए हैं कि वज्र क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तिर्यक गुणन। ठीक है, 3 इसमें पूरा गुना हो गया, 2 किस में हो जाएगा? 26 - 4y में गुना हो जाएगा। 19 कितना हो जाएगा? 57 - 3 तिया 9y बराबर 26 दूनी 52 - 4 दूनी 8y हो जाएगा। 9y और 8y को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? अब हम क्या करें, बोलो यहाँ पे क्या करें? हम लोग हमेशा जानते हैं कि एक चर वाले को क्या करते हैं एक तरफ, और चर वाले को, उसमें भी चर वाले को बाएं तरफ में, और अचर वाले को आसान होता है। -y बराबर क्या हो जाएगा? -57 में से 52 जाएगा तो
-5, यानी कि पता चला कि y के जगह पे क्या है 5 है। y के जगह पे क्या है, जैसे ही कोई भी समीकरण में आप y का मान 5 रखिएगा तो आपको तो एक चीज पता चलिए गया y, तो अब क्या ये समीकरण 2 चर वाला रह गया है? नहीं, जैसे ही आप 5 रखिएगा तब तो एक चर वाला हो गया, यानी एक समीकरण से तो आपका एक चर का मान निकल जाएगा। तो आप कहिएगा कि y का मान कोई एक समीकरण में रखने पर लिखेंगे y का मान, ऐसे में सब लड़का नंबराता है, क्यों रख रहे हैं नहीं बता रहे हैं, क्यों रख रहा है बताता नहीं बताता है लगभग आदमी। हम बोल रहे हैं कि 5 यहाँ पर आप रखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, तुरंत ये एक चर में बदल जाएगा। इस वजह से रखते हैं, क्योंकि मेरा समीकरण एक चर में बदल जाए और एक चर वाले रैखिक समीकरण का आराम से हल निकलता है। y का मान समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखने पर, अपना मन के ऊपर है, हम क्या रखते हैं 1 के ऊपर रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2x + 3y बराबर 90 है आपका कि 19, हाँ 2x + 3 गुने y कितना है 5 बराबर 19, 2x बराबर 19 माइनस तो x बराबर 4y। जैसे ही आपको y का मान पता चला इस विधि से, आपको जितना भी विधि है तुलनात्मक प्रतिस्थापन, लुप्ति, वज्र अनुपात, जितना भी विधि है, इस 2 चर में से कोई एक चर का वैल्यू बताता है और बाकी आप क्या करते हैं उस मान को दूसरे में रख देते हैं, पटदमन निकल जाता है। तो ये बात समझ में आया कि कैसे निकल रहा है मान। तो यहाँ आप क्या किए, तुलना किए, चाहे x के बराबर किए इसको तो इसको भी x के बराबर किए और बोले ये x के बराबर ये x के बराबर, तो ये दोनों बराबर हो गया। इससे क्या हुआ, समीकरण जो बदल गया एक चर वाले में बदल गया, इसलिए तुलना भी किए हैं कि एक चर में बदल जाए। एक चर हल किए, y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। y का मान आपको पता चल गया है, आपको 2 चीज़ नहीं पता था, एक चीज़ पता चल गया है, तो एक ही चीज़ ना पता है, तो एक चीज़ ना पता है तो कहाँ का धर देंगे, रख देंगे समीकरण 1 में, तो वो जो एक चीज़ ना पता वो भी पता चल गया। यानी कि इस समीकरण युग्म का हल क्या निकला, x बराबर 2 और y बराबर क्या इसका अनगिनत हल होगा, नहीं ना, ठीक है। क्या और किसी तरह से तुलना कर सकते थे, तो यहाँ हम x बराबर क्या है, शायद y बराबर कर देते हैं, यहाँ पर y बराबर कर देते हैं, फिर भी एक चर में बदलता है कि नहीं। तो वैसे भी करके हम लोग देख लेते हैं। चलिए 5 मिनट और। हटी मुजम्मिल, क्या कर रहा है तुम, हैं तुम क्या करना चाह रहा है, भाग रहा, पढ़े लिखे से का पढ़ो जाके आराम से बैठ करके। ओह ठीक है, हाँ ये सब नोट्स पाना है पूरा बोर्ड वाला, तो आप टेलीग्राम पे हमको फॉलो कीजिए, सब बताए पड़ेगा ना। टेलीग्राम किस पर, m.hsan क्लासेज, प्रत्येक क्लास का क्या पहुंचता है, नोट पहुंचता है, प्रत्येक दिन क्लास चलता है, प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलते रहेगा ना। छोड़ो रह दो, डिस्क्रिप्शन हमको डालिए नहीं आता, दिक्कत ही है। अच्छा तुम लोग से सीख लेंगे डिस्क्रिप्शन में कैसे डाला जाता है। चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। क्या हम इसका तुलना ऐसे भी कर सकते थे कि समीकरण फर्स्ट को उठाएं, 2x + 3y बराबर 90, इसको हम y के हिसाब से भी हम कर सकते थे। है ना, इसका हो गया। अब फिर अगला क्या है, x के बराबर कर दीजिएगा, नहीं y के बराबर करेंगे, क्योंकि a को तुलना हम y के बराबर किए तो अगला भी कर देते हैं। 3x + 4y बराबर 26, 4y बराबर 26 माइनस 3x, तो y बराबर 26 माइनस 3x बटे 4 हुआ ना। बोलिएगा y बराबर इतना बराबर, y इसके बराबर, तो ये इसके बराबर। बड़ी शौक करता है तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 और
2 से। क्या समीकरण 1 एंड 2 से? समीकरण पहला और दूसरा ये कहता है कि y बराबर इतना, y बराबर इतना, तो आप कहिएगा 19 माइनस 2x/3 बराबर 26 माइनस 3x/4 होगा, है ना। चलिए इसको इसमें गुना कीजिए, इसको इसमें गुना कीजिए, 4 को 19 में गुना करेंगे। ये सब बच्चा वाला गेम है, अभी नहीं सुधरेगा 8वां 9वां वाला तो आगे चल के बड़ी जलील होगा। 19 चौके कितना होता है? माइनस 4 दूनी 26 तिया 78 माइनस 3 तिया 9x। ऐसा करने से आसान, तुलना करने से हो गया क्या, एक चर में बदल गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदल गया। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना आसान हो गया। प्रत्येक को क्या कर लेते हैं, सभी चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर वाले को एक तरफ कर लिए। 8 में से 9 गया, जाता है कि 9 में से 8 जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 2। गौर कीजिए वहां भी x बराबर क्या निकला था, है ना। तो x बराबर 2, एक चर जैसे ही आपको पता चला कोई दूसरा चर तो आप आराम से निकालिएगा। कैसे बोलिएगा, x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं तो भी आपका y का मान निकल जाएगा, और 2 में भी रख सकते हैं तो भी आपका मान निकल जाएगा। तो कोई एक ही समीकरण में रख के निकालने का है दूसरी जगह मेहनत, तो बोलेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखिए 2x प्लस 3y बराबर 19, तो 2 गुने 2 बराबर 3 गुने, यहाँ प्लस ना रहेगा जी, 3y बराबर 19, 3y बराबर 19, ये 4 उधर जाएगा तो y बराबर 15/3 बचे। यहाँ भी वही निकला, x बराबर 3 और y, x बराबर 2 और y बराबर 5। क्या हल बदला? हो ही नहीं सकता है कि हल बदले, सेम लिख दिया है, कर्सिव वाला y हो गया, ठीक है। तो तुलनात्मक विधि क्या बहुत पहाड़ है, हमको डरा देगा? हो ही नहीं सकता कि डरा दे, ठीक है, नहीं डरा सकता, मिटा दे। उसके बाद फिर आता है प्रतिस्थापन विधि। तुलनात्मक विधि नाम में से पता चल रहा है कि तुलना करेंगे, चाहे x के साथ तुलना कर दीजिए, इस समीकरण के x का इस समीकरण के x के साथ तुलना कर दीजिए, या फिर इस समीकरण के y का इस समीकरण के y के साथ तुलना कर दीजिए, हो गया तुलनात्मक विधि। अब आएगा प्रतिस्थापन विधि, यानी कि एक को हटा करके दूसरे को रख देना, यही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। मिटा दे, सब छोटा छोटा विधि है। समीकरण आपका आराम से बन जाएगा, कोई भी समीकरण रहेगा, यही फॉर्मूला क्या चाहिए, नियम भी नहीं है, क्या दिमाग लगाना हो गया और कुछ ही। डाल दे, समीकरण यही लिए हुए रहता है, क्योंकि आपको पता चले कि कोई भी नियम से क्या होता है, आपका हल सेम ही निकलता है। कितना मिनट का वीडियो हो गया? 38 बंद।